नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। हालांकि भारत में सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में मौत की दर कम हुई है। इसके साथ ही अक्टूबर महीने में सितंबर के मुकाबले संक्रमित मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, उससे बेहद जरूरी है कि भारत में अभी से एहतियात बरती जाए। क्योंकि पिछले 5 दिनों में दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले लगातार इन 5 दिनों में सामने आए हैं। बात अगर केरल की करें तो केरल में पिछले महीने के मुकाबले 112% केस बढ़े हैं। दुनिया के कई देश, खासतौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में इस गंभीर बीमारी से, कोरोना से कैसे बचा जाए, सर्दियों के मौसम में क्या एहतियात बरते जाने की जरूरत है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है। और इन डॉक्टर्स से, इन स्पेशलिस्ट से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना की फिर से वापसी कैसे हो रही है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का जो सेकेंड फेज है, जिसको ये सेकंड फेज कहा जा रहा है, दूसरी लहर कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी। क्या ये लापरवाहियों का नतीजा है या फिर बदलते मौसम के साथ इसका वापस आना एक नेचुरल चेंज है? क्योंकि हमने देखा भी था कि कोरोना का वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट कर रहा था। तो क्या ये म्यूटेशन की प्रोसेस है जिसके चलते कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है, या फिर इसके पीछे लापरवाही है? तमाम सवाल इस वक्त लोगों के जहन में हैं। इन सवालों के जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे इन स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से, कि कोरोना की दूसरी जो लहर जिसे कहा जा रहा है, ये कितनी खतरनाक है। क्या गांव शहर में तेजी से बढ़ रही है ये कोरोना की बीमारी? कोरोना से जो जंग है, इसको हम कैसे जीत पाएंगे? इसको जीतने के लिए हमको क्या कुछ करने की जरूरत है? और कोरोना से बचने के लिए फिलहाल क्या एहतियात जरूरी हैं? यानी कि एक आम आदमी जो है वो अगर खुद को कोरोना से बचाए रखना चाहता है तो वो क्या एहतियात हैं, क्या जरूरी मेजर्स हैं जो उसको अपनाने चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ अभी डॉक्टर रवि मलिक हैं, पूर्व सचिव हैं IMA के, और इसके अलावा डॉक्टर नवल वर्मा, एडवाइजर हैं आयुष मंत्रालय के। आप दोनों इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मैं इन्हीं के पास चलूंगा। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कई यूरोपियन कंट्रीज ये भी फैसला ले चुकी है कि नहीं, अब हमको दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना वापस एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तो भारत में क्या इस वक्त ऐसी कोई चिंता की बात है कि कोरोना लौट रहा है और अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है? पहले तो इसको समझना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी ये पैंडेमिक्स आते हैं, ये लहरों में आते हैं। पिछली बार जो स्पेनिश फ्लू आया था वो भी लहरों में आया था। 4 तरह की लहरें आई थी। कभी लोग समझते थे कि खत्म हो गया, लेकिन फिर लहर आ जाती थी। तो इस बीमारी को हमें कभी भी ये एश्योर नहीं रहना चाहिए कि ये खत्म हो गई है और ये चली जाएगी। पहली चीज तो ये बड़ी क्लियर है जी। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि यूरोप के अंदर अभी सेकेंड लहर शुरू हुई है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि थर्ड लहर भी शुरू हो। और क्योंकि ये ग्लोबली हम सब लोग कनेक्टेड हैं, तो इवन हिंदुस्तान में भी हम लोगों के यहाँ पे दोबारा लहर शुरू हो सकती है जी। यहाँ पर मेन दिक्कत यही आ रही है इस वक्त, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, पॉल्यूशन है, विंटर्स आ रही हैं, तो उस तरह से हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जब तक ये पूरा का पूरा मामला निपट ना जाए, जब तक हर्ड इम्यूनिटी ना बन जाए, हम किसी किस्म की एश्योरेंस नहीं ले सकते हैं कि अब ये बीमारी नहीं आएगी या ये अब बीमारी खत्म हो गई है। लहरों में आई है, आती रहेगी, इसके लिए जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, डॉक्टर नवल वर्मा के पास में चलता हूं, एडवाइजर हैं आयुष मंत्रालय में। तो डॉक्टर नवल वर्मा, जिसको ये सेकंड लहर कहा जा रहा है या सेकंड फेज कोरोना का कहा जा रहा है, तो इस वक्त किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा जब फर्स्ट फेज था, यानी कि तब कोरोना नया नया था, तो लोगों में एक डर भी था और डर के वक्त लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात भी बरते थे। लेकिन अब कम से कम मुझे ये दिख रहा है कि वो डर शायद एक हवा होता जा रहा है या फिर हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। क्या ऐसा कुछ आपने भी महसूस किया, ऐसा कुछ हो रहा है? नमस्कार, धन्यवाद आपको, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आयुष मंत्री श्रीपद नायक जी का, ऑनरेबल श्रीपद नायक जी का एडवाइजर हूँ भारत सरकार में जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन बढ़ा, फेस्टिवल सीजन के साथ आप देख रहे हैं दिल्ली और बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां पर कंजेशन ज्यादा है, बाजारों में जैसे ही रौनक बढ़ी, रश बढ़ा, और जैसे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा सा इजी रहना शुरू हो गए, तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से केसेस का रोज 5-7 हजार केसेस आने शुरू हो गए हैं। जैसे
भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि एक ऐसा पेंडेमिक है जिससे 1.25 लाख लोग भारतवर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं, जो 80-90 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। ये कितना संक्रमण करने वाला वायरस होगा। तो जितनी भी एहतियात हो सकती हैं, जैसे आपको हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग करनी और ऐसी जगह नहीं जाना पर जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि इस साल की दिवाली अगर आपने सेफ्टी से अपनी हेल्थ के लिए मेंटेन कर ली तो अगली दिवाली आपकी बहुत अच्छी होगी। जी। दूसरी चीज, आयुष मंत्रालय ने सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्टेप्स उठाए, आयुष गाइडलाइन बनाई। आयुष गाइडलाइन में उन्होंने सबसे पहले इम्यूनिटी पे जोर देने के लिए बहुत सारी गाइडलाइन बताई। उसमें होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 का लाखों लोगों को पूरे भारतवर्ष में वितरण किया गया। और भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां जिन्होंने हमने अपने क्लिनिक में भी देखा, जो रोगी आए कोरोना के या उनके परिवार वाले थे, तो हमने जिन रोगियों को दवा दी या उनके परिवार वालों को दी तो उनके परिवार वाले प्रोटेक्ट हो गए। तो होम्योपैथी में बड़ा काफी कारगर सिद्ध हुई। ऐसे ही आयुर्वेदा में इन्होंने आपको क्वाथ बताया। आयुर्वेदा में जो घर की सिंपल चीजें जैसे काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, इलायची हो गई और दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पीने को बोला। तो ये सारी चीजें आयुष मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में इंक्लूड की, क्योंकि ये कॉमन लोग अपने आप कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि यह रोग श्वास का रोग है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये लंग्स को इफेक्ट कर सकता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, अस्थमा के रोगी हैं, डायबिटिक्स हैं, उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। प्राणायाम के रेगुलर करें ताकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ी रहे। कोई भी सरफेस टच करने के बाद, घर से बाहर से आने के बाद हाथ जरूर धोएं। और जैसे वेदर अब बहुत ठंडा वेदर आने वाला है, अंदर थर्मल डालें, कैप डाल के रखें और हाथ रेगुलर धोएं और ठंडे पानी से बचें। जी, ठीक है। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर से बचें आप। ठीक है, डॉक्टर MC मिश्रा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, आपका स्वागत है। और मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ठंड का मौसम इस वायरस को बढ़ाने में कारगर होगा, हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन किस तरह की सावधानियां बरते जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं या जो देश के महानगर है उनके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो महानगरों में केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में वेडनेसडे से लेकर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 5 दिन जो है पर डे 5500 प्लस केसेस दिल्ली में आए हैं। यानी कि ये बता रहा है कि पिछले 5-6 दिनों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या के बारे में। तो किस तरह के एहतियात ये जो सर्दियों का मौसम है इसमें बरते जाने की जरूरत है? देखिए, सर्दियों में उत्तर भारत वैसे ही सर्दी जब भी है पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। बहुत सारे दूसरे वायरल रेस्पिरेटरी वायरस सिर उठाते हैं। उसके अलावा कोविड बढ़ रहा है। अब सर्दियों में हम कहते थे कि ये एनवायरनमेंट में क्लोज डोर में आप रहे, वेंटिलेशन में रहे, जहां पर रूम की वेंटिलेशन। अब चूंकि सर्दी आएगी, लोग इंडोर्स रहना पसंद करेंगे, में क्लोज डोर मीटिंग्स होंगी, गैदरिंग्स होंगी, उसमें रिस्क अभी बढ़ेगा। जी। तो दिसंबर में जब बहुत सर्दी नहीं है, मैं यही राय दूंगा, चूंकि 100 लोगों के और शादी में मिलने की इजाजत दी है जी, और दूसरी तरह की पार्टी को कर रहे हैं, तो वो ओपन में करें, दिन में करें, ओपन में करें, तो उससे कोविड से वो संरक्षण रह सकते हैं जी। अगर ये एहतियात नहीं लेंगे तो दिवाली के बाद काफी बढ़ोतरी होने की आशंका है जी। तो ये सबसे बड़ा जो प्रिवेंशन का माध्यम है आज भी, उसको दवा कहिए चाहे उसको वैक्सीन कहिए, वो ये मास्क है। इसको किस तरह से लगाना है कि आपका नाक और मुंह ढका रहे। इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग पूरी तौर से जब तक मेंटेन कर सकते हैं, जहां तक मेंटेन कर सकते हैं वहां करें, और अगर क्लोज आना भी है तो मास्क लगा के आए। जी,
जी, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। पवन सिन्हा जी, आध्यात्मिक गुरु भी मेरे साथ हैं। मैं पवन सिन्हा जी के पास चलूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अजय शर्मा और पारस वर्मा, ये दोनों कोरोना वॉरियर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों के पास भी आऊंगा। लेकिन पवन जी, आप आध्यात्मिक गुरु हैं और कहते हैं कि आध्यात्म में इतनी शक्ति होती है कि जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ध्यान से, आध्यात्म से हम उसकी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं, इतना डेवलप कर सकते हैं कि वो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो इसमें किस तरह की कोशिश लोगों को करनी चाहिए कि ये जो कोरोना वायरस है उससे लोगों को बचाव मिले? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब सर्दियों का मौसम ऐसा हो सकता है कि शायद ये कोरोना वायरस बढ़े, क्योंकि अब लापरवाहियां हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हो गई हैं। अब हम मार्केट में निकलते हैं, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग समझ लीजिए कि भूल गए हैं लोग। तो किस तरह के एहतियात आपको लगता है कि आध्यात्म के जरिए बढ़ते जा सकते हैं और किस तरह से अपनी बॉडी को आध्यात्म के जरिए, ध्यान के जरिए मजबूत किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर हम सुबह सूर्य की रोशनी में 20 से 30 मिनट तक बैठकर गायत्री का जप कर ले, या जो भी हम जप करना चाहे वो जप कर लें, कोई यज्ञ कर ले, कोई पाठ कर ले, कुछ भी ऐसा कर ले, वह 20 से 30 मिनट सूर्य की रोशनी हमारे शरीर को बहुत लाभ देगी। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि दिन में भी हमें कोशिश ये करनी है कि थोड़ी देर ध्यान करें और ध्यान से पूर्व 10 से 15 मिनट प्राणायाम कर लें। डीप ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, और वो भी धीरे धीरे बहुत डीप उसको ले जाने की कोशिश करें। और जंक फूड से एकदम बचना है, गुनगुना पानी पीते रहना है, और जैसे अभी हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग बहुत जरूरी है, इसका पालन करते रहें तो हम बहुत आराम से इससे बच सकेंगे। ओम का जप इसमें विशेष मदद करता है। तो सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर ही सही, लेकिन डीप ओम साउंड जो नाभि से उत्पन्न मानी जाती है, वो साउंड, नाद जिसे कहते हैं, वो कर ले। जैसे बहुत देर तक इसे करने की कोशिश करें तो हम बहुत अपने आप को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जरूरी भी है कि जो बाहर आना जाना है, विदेश से आना जाना है, उन टूर से हम बचें तो अच्छा है। बहुत मजबूरी है तो बहुत ध्यान से जाए, और सरकार को भी चाहिए कि जो इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं वहां से जो हमारा आना जाना है उसे ये कंट्रोल कर लें तो हम बहुत आसानी से बच सकते हैं, हमें उतनी परेशानी नहीं होगी। बाकी जैसे हमारे ऑनरेबल डॉक्टर्स ने सचेत किया है, रवि जी ने, हमारे नवल जी ने, डॉक्टर मिश्रा जी ने, ये जो समय है त्योहारों का समय, अगर हमने इस 15 दिन अपने आप को मैनेज कर लिया तो बहुत हद तक हम चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद मैरिज का भी समय आएगा फिर फरवरी में, तो वहां भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल। मेरे साथ दो कोरोना वॉरियर भी हैं, अजय शर्मा जी और पारस वर्मा जी। दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए, कोविड से लड़े और कोविड को हराकर अब अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो इनके अनुभव जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पारस जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा अपने अनुभव शेयर कीजिए कि जब पॉजिटिव हुए तो फिर किस तरह के चेंजेस आपने अपने अंदर महसूस किए और कैसे, क्या दिनचर्या आपने फॉलो की कि इसको लड़कर, इसको हराकर अब आप वापस जो एक रूटीन लाइफ है उसमें आ गए? हाँ जी सर, मेरा 15 सितंबर को कोविड पॉजिटिव आया था, और मुझे एक्चुअली प्रॉपरली आइडिया नहीं कि मुझे कैसे इन्फेक्ट हुआ, बट फिर मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि ये सरिता विहार के पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, जहाँ पे कोविड टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी बस नॉर्मल लाइफ से निकल के बस टेस्ट वैसे ही करवाया था, मुझे था कि नेगेटिव आएगा, बट वो पॉजिटिव निकल आया। तो मुझे तभी वहाँ के स्टाफ ने बोला कि आप अगर एडमिट होना चाहते हैं तो हम आपको एडमिट कर देंगे, अगर आप होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो आपको हम पूरा गाइडेंस करेंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ कि घर वालों को भी इन्फेक्शन ना फैले। तो उसके बाद मैं यहाँ एडमिट हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही एडमिट हुआ इन्होंने मेरे को बेड अलॉट कर दिया और आयुर्वेदिक मेडिसिन देना चालू कर दिया, जिसमें दिनचर्या में इन्होंने मुझे मॉर्निंग में योगा, फिर शाम में योगा करवाते थे, फिर एक्टिविटीज होती थी यहाँ पे। हमारा कुछ एक्सरसाइज का प्रोग्राम रहता था शाम को आधा घंटा,
फिर थोड़ा डांस करवाते थे, मतलब ऐसा माहौल बना के रखा था कि मुझे लगा ही नहीं मुझे कोरोना पॉजिटिव हूं मैं। और बिना एलोपैथ मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन से इन्होंने मुझे ट्रीट किया, जिसका मेरी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो 25 पूरे 10 दिन के अंदर अंदर मेरा नेगेटिव आ गया। जब मेरा इन्होंने 10 दिन बाद टेस्ट किया तो मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया। जैसे ही मेरा नेगेटिव आया रिपोर्ट, इन्होंने मुझे डिस्चार्ज समरी के साथ साथ बताया कि अपना योगा को अब अपने दिनचर्या में इंक्लूड करो, योगा करो, मॉर्निंग में उठ के, शाम में उठ के घर का हल्का फुल्का खाना खाओ, और हल्की फुल्की इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन दी कि जो जो मुझे प्रिकॉशंस लेने हैं, डिस्टेंसिंग बनानी है जी, और मास्क पहनना है, वो सारा इन्होंने मुझे बताया। और विदाउट कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन के बिना ही मुझे इन्होंने ट्रीट कर दिया, तो वो बहुत बड़ी बात रही मेरे लिए। तो ठीक है अजय जी, मैं अजय जी से भी उनके एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। अजय शर्मा जी से, आप भी कोविड पॉजिटिव रहे, आपने भी हराया कोविड को। आपकी क्या रूटीन रहता था कोविड पॉजिटिव के दिनों में? और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान आपने कभी ये फील किया कि विल पावर बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है? जितना स्ट्रांग आपका विल पावर होगा उतना जल्दी आप इस कोविड नाम की बीमारी को हरा पाएंगे। इस दौरान कभी महसूस किया सर आपने ऐसा? पहले से सभी थे, अभी अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बीच में तो सर वो छुट्टी पे चले गए। मुझे लगता है शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, अजय जी को शायद आवाज़ नहीं जा रही है। मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास चलता हूं। डॉक्टर रवि मलिक, मैं एक चीज़ समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोविड के जो शुरुआती लक्षण हैं उसमें फीवर को कहते हैं कि शुरुआती लक्षण है, उसमें नाक बहना, आपको कोल्ड होगा, कफ होगा। अब सर्दियां शुरू हो रही हैं और सर्दियां शुरू होने के साथ ही ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है हर एक शख्स के बीच में। तो फिर इस दौरान किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है और कैसे आदमी फिर इसको बाइफरगेट करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि नॉर्मल कोल्ड फ्लू कफ या फिर ये वायरस वाला कोल्ड फ्लू है? तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताएं तो मुझे लगता है कि लोग शायद और जागरूक होंगे इसको लेकर अभी। और देखिए, इसमें मैं थोड़ी और रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं जहां पे सीरियस कोविड के पेशेंट्स रखे जाते हैं, इवन आईसीयू में ऑक्सीजन के ऊपर, सबके ऊपर रखे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, बल्कि जागरूक करना चाहूंगा कि जिस भी पेशेंट को कोविड हुआ है वो अपनी ऑक्सीजन जरूर देखता रहे। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ऑक्सीजन जरूर देखता रहे। अक्सर मौतें उन्हीं लोगों की हुई हैं जिनकी की ऑक्सीजनेशन जो है वो लो चली गई और उन्होंने टाइमली हेल्प नहीं ली, टाइमली वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। ये सबसे जरूरी बात है। जिस भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया वो छोटी सी मशीन से अपनी ऑक्सीजन देखता रहे, तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये हो गया, आप एक किसी भी अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर के संरक्षण में आ जाए, चाहे आप उससे टेलीफोनिकली आए, लेकिन आप अपनी हाल बताते रहे, अपना SpO2 बताते रहे। और जो भी दवाइयां उपलब्ध हैं, बहुत सारी ऐसी एंटीवायरल दवाइयां आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी इलाज की पद्धति आ गई हैं जो कि अगर शुरुआती दौर में दी जाए तो मरीज सीरियस नहीं होता। ये दूसरी एहतियात रखनी बड़ी जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि जब भी लगे कि आपकी हालत जरा सी भी बिगड़ रही है, जब लगे ऑक्सीजन कम हो रही है, सांस फूल ज्यादा रहा है या छाती में दर्द हो रहा है, तो आप किसी और चीज के उसमें मत रहिए, इमीडिएटली अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। ये तो ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम बता रहा हूं जी। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि ये बीमारी बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं है, इसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इसकी मोर्टेलिटी जो है वो कम है, 1.5% है, जो कि काफी कम है विश्व से। हमारे इधर रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मेरे को प्रिवेंशन के सारे जो है ना वो लगाने बड़े जरूरी है। मोटी मोटी सी 3 ही बातें हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम से कम हो सके, जहां पर अवॉइड हो सके आप कीजिए। आप सोशल मीडिया पे बात कीजिए, वेबिनार्स पे बात कीजिए, किसी और चीज पे करिए। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, घर से बाहर तभी निकलिए, क्योंकि देखिए अभी कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं। घर से बाहर अब तभी निकलिए जब आपको एक्सरसाइज करने जाना है, या हेल्थ की कोई नीड है, या आपको कोई खाना पीना लेने जाना है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट पे जाना है। अदरवाइज आप घर से बाहर मत निकलिए। मेरी ये एडवाइस है, खासकर कि जो लोग वल्नरेबल ग्रुप में हैं। वल्नरेबल ग्रुप में तमाम तरह के लोग आ जाते हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंशन के लोग हैं, हार्ट डिजीज के हैं, अस्थमा के लोग हैं। बहुत खास ध्यान रखना है।
रेस्पिरेटरी डिजीज वालों को बहुत खास ध्यान रखना, क्योंकि अब पॉल्यूशन भी बढ़ेगी, विंटर के अंदर स्मॉग भी होगा, ठंड भी बढ़ेगी और उसके अंदर कोरोना का मोर्टेलिटी रेट भी थोड़ा बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये एश्योर नहीं होना कि ये जी हो गया चला गया। अगर आप पिछले 8 महीने की बात करें तो जितने सबसे खराब हमने वो भी लगाए थे, इसके बारे में अटकलें लगाई थी, वो भी सब झूठी पड़ गई और खराब निकला। हम लोग ये सोच रहे थे 8 महीने में चला जाएगा, लेकिन आप देखिए केसेस अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे। और ये पेंडेमिक है, ये लहरों में आएगा, बार बार आएगा, आपको रिमाइंड कराएगा। आपको अपने आप को बहुत ही ज्यादा केयरफुलनेस से जो है प्रिकॉशन लेके चलनी है, ताकि अपनी भी सेफ्टी रखें, अपने परिवार की भी रखें और अपनी सोसाइटी की भी रखें। ठीक है, मैं इससे पहले कि डॉक्टर नवल वर्मा के पास जाऊं, इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी मैं बताना चाहूंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोरोना को लेकर बीएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी यानी कि महाराष्ट्र में जो बीएमसी है वहां से ये बड़ा फैसला लिया गया और ये कहा गया है कि कोरोना की अब फ्री टेस्टिंग को शुरू कर रहे हैं और 244 केंद्रों पर ये फ्री टेस्टिंग कोरोना की हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा फैसला बीएमसी की तरफ से लिया गया है और अब कोरोना की फ्री टेस्टिंग बीएमसी की ओर से शुरू कर दी गई है। कुल 244 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोरोना के संदिग्धों की टेस्टिंग की जाएगी, जिससे यह साफ हो पाएगा कि अमुक शख्स को कोरोना है या नहीं है। मैं डॉक्टर नवल वर्मा आपके पास आना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये सीधे तौर पर हिट करता है कोरोना, और जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक भी बता रहे थे, ये जो टाइम है बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का टाइम है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हवा की क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अब तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के आंकड़े को पार करता जा रहा है। तो ऐसे में कितना एहतियात बरतने की जरूरत है और ये कितना मारक हो सकता है या फिर हेल्पफुल हो सकता है कोरोना वायरस के लिए, ये बढ़ता पॉल्यूशन, क्योंकि हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महानगर तो खासतौर पर इसकी चपेट में है, जिसमें से दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली के आसपास के इलाके एनसीआर है, यहां तो बहुत ज्यादा हमने देखा कि जो हवा की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, बहुत खराब होती जा रही। डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जब भी आपको कोई भी फ्लू जैसा सिम्टम लगे किसी ना किसी कंसल्टेंट के साथ आप जरूर इन टच में रहे। और एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, बार बार डॉक्टर साहब ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, वो आप अपने पास रखें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95-94 से नीचे जाता दिखे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जिसमें आपको हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे आपने अब आजकल देख रहे PPM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ गया है, स्मॉग है, ठंड से ये सारा पोल्यूशन नीचे आ गया है। हमारे हर शरीर के फेफड़ों की जो छोटी छोटी नलियां होती हैं, उन पे जब जो रोगी हैं अस्थमा के, एम्फाइसीमा के या जो भी श्वास रोग के रोगी हैं, वो वैसे ही बहुत ज्यादा वेलरेबल हो जाएंगे इस पोल्यूशन से। दूसरा, जो बच्चे हैं जिनको बार बार खांसी जुकाम रहता है, उनको भी आपने बहुत प्रोटेक्ट करना है। बुजुर्ग लोगों को, डायबिटिक्स को, कैंसर पेशेंट्स और जिनको और भी एसोसिएटेड इलनेस है, वो तो बहुत ज्यादा इससे प्रोटेक्ट रहने की जरूरत है। जिस समय सूर्य उदय से पहले पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उस समय आप वॉक वगैरह पे कोशिश करें ना जाए इन दिनों। जिनको वॉक की आदत है, थोड़ा सा सनराइज हो जाए, थोड़ा पोल्यूशन छटना शुरू हो जाए, तब आप जाएं। जी। आयुर्वेद में एक प्रक्रिया बताई गई है, नस से थोड़ा सा तेल लेके अपने नाक पे लगाएं, ताकि उसका एक साइंटिफिक रीजन था, उस तेल लगाने से जो पोल्यूशन के पार्टिकुलेट मैटर्स ज्यादा अंदर नहीं जाते। सेकंड, आपको वार्म वाटर इसलिए बताया गया, वार्म वाटर बार बार पीने से आपके फेफड़ों से, गले से जो श्वास की नलियां क्लियर रहने में आपको मदद मिलेगी। स्टीम लें, अगर आपको थोड़ा सा भी सांस रोग है, स्टीम लेने से आपकी लाइन, जो फेफड़ों की लाइन क्लियर रहेगी। रोज लिया करें आप, जितने भी दिनों आपको थोड़ा सा भी खांसी जुकाम के सिम्टम है तो उसको भी लाइटली ना लें। ठीक है, धन्यवाद। मैं डॉक्टर मिश्रा के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा, अभी इस दौर में, ये सर्दियों की शुरुआत का जो दौर है, इसमें जब कोल्ड एंड फ्लू होता है तो हम अक्सर ये देखते हैं कि घर में अपने आप अपनी मर्जी से दवाई ले लेते हैं कि चलिए कोल्ड है हम ये दवाई ले लेते हैं, हमको बुखार है हम ये दवाई ले लेते हैं। क्या अभी ये सेफ है, या फिर अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घर पे दवाई लेने से काम हो जाएगा? क्योंकि पहले तो यही करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो बदलती जा रही है। ले जाना चाहूंगा, कोविड के अगर 100 मरीज आप देखें
तो उसमें से 85 से 90 लोग बिना किसी दवाई के या मिनिमम दवाई से ठीक हो जाते हैं। उसमें बुखार के लिए पैरासिटामोल या जो भी और दवाई उनको मिलती है आयुर्वेद से या होम्योपैथ से, उसको ट्राई कर सकते हैं। तो दिक्कत है वो हमारे 10% मरीजों में है, जिनका जैसे बताया डॉक्टर वर्मा ने, डॉक्टर मलिक ने, जो प्लांट हुआ है का इम्यूनिटी कम है, प्रेग्नेंट बुजुर्ग है, लोगों को बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। तो इसमें जैसे आपने कहा घर पे इलाज कोई ऐसा बड़ा इलाज नहीं है, बुखार को कम करना है अगर बुखार है। अब बुखार के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें कोविड आजकल हम पहले मान के चलते हैं जी ये कोविड होगा ये, और कोविड को पहले रूल आउट कर लें और उसके बाद फिर अगर कोविड नहीं है तो आप बिल्कुल घर पे अपना इलाज, और कोविड के साथ भी घर पे आप होम क्वारंटीन आजकल बहुत अच्छे तरह से सक्षम तरीके से चल रहा है। और उसमें बहुत सारे लोग अब ठीक हो जा रहे हैं मिनिमम मेडिकेशन से जी। जैसे डॉक्टर पारस ने भी बताया, तो शुरू के दिनों में हो गया, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हमें पता लग गई हैं, लक्षण भी बहुत सारे और जुड़ गए हैं इसके साथ। कि पहले था बुखार होता है, गले में खराश होती है, थोड़ी खांसी होती है, उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल आया कि आपकी सूंघने की शक्ति चली जाती है, उसके बाद फिर जो डायरिया का एक लक्षण आया, और जो डॉक्टर रवि मलिक बता रहे थे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जी, हाइपोक्सिया, लोगों को हाइपोक्सिया हो जाता है जिसमें पल्स का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 से अगर कम है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जी। आज ऑक्सीजन भी घर पे लोग ले रहे हैं, तो काफी कुछ आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं मैनेज हो रहा तो हॉस्पिटल ठीक है। ठीक है सर, मैं एक बार अजय शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। अगर अजय शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अजय जी किस तरह के चेंजेस आपको करने पड़े अपने डेली रूटीन में जब आप कोविड पॉजिटिव आए, और किस तरह से ट्रीटमेंट आपको दिया गया, क्या चेंजेस आपने अंदर महसूस किए, और अब ठीक होकर आप आ गए हैं तो क्या अब अपने अंदर किस तरह के चेंजेस महसूस कर रहे हैं? क्या ये आपको लगता है कि विल पावर एक बहुत बड़ा एक वेपन है, एक हथियार है इस कोरोना से लड़ने में और इससे जीतने में? प्रायोरिटी विल पावर है। अगर आपको पता चल गया कि आपके पास ये सिम्टम्स है और आपने सबसे पहले जाके आपने टेस्ट कराना है, अगर आप टेस्ट नहीं कराते तो आप थोड़े केयरलेस हो जाते हो, टेस्ट कराने के बाद आप केयरलेसनेस खत्म हो जाती है, और उसके बाद आप प्रॉपर कोविड का जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी स्टार्ट कर देते हो। आप लिक्विड ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम मेडिसिन टाइम टू टाइम लेने स्टार्ट कर देते हैं, हम स्टीम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट तो पहला तो यही है कि आपको कॉन्फिडेंस आपका इतना होना चाहिए कि कोविड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी जी। तो मेरे को पहली बार जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे कोविड हो गया है या मेरा कोरोना पॉजिटिव आया, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, और मेरी पूरी फैमिली को आ गया था, तो हम लोग साथ साथ में होम क्वारंटाइन हुए। तो होम क्वारंटाइन होने से एक तो हम लोग साथ थे, तो उससे बहुत बड़ा विल पावर एक दूसरे की बनी रहती है। अगर हम में से कोई भी हॉस्पिटल चला जाता तो वो एक दूसरे के जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है, वो जी जी लोनलीनेस हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो विल पावर। उसके बाद आफ्टर कोरोना जो है इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। एक स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब हमें बार बार, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया विद इन 10 डेज, मुझे 10 दिन लगे पॉजिटिव से नेगेटिव होने में, और उसके बाद मैं 21 दिन तक मैं रहा, मगर जब मैं 21 दिन के बाद बाहर निकला तो मेरे को स्वेटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। नॉर्मल मैं 2 या 3 लीटर पानी, तो सब में लीटर पानी, और स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और कोरोना जो है उस टाइम भी में तो अब मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई जी, जब मेरे को पॉजिटिव था, मगर उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स थे वो अभी तक उसके मुझे बीच बीच में जैसे चेस्ट में कहीं कहीं पेन होता है तो लंग्स का थोड़ा सा रहता है कि लंग्स में कहीं ना कहीं आपके कोरोना का इफेक्ट आया है, और वो पेन बैक साइड में होता है, कभी फ्रंट में, मतलब वो बहुत पर्टिकुलर नहीं होता मगर होता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, और एक चेस्ट का एक्सरे करा के आप डॉक्टर से उसमें राय मशवरा कर सकते हैं।
क्योंकि मेरे को तो काफी डॉक्टर्स टच में थे। डॉक्टर परवीन सिंह जी मेरा जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मैं डेली व्हाट्सएप पे चैट करता रहता था, अपने बीमारी अपने परिवार के बारे में डिस्कस करता रहता था। तो डॉक्टर परवीन सिंह जी ने काफी मेरी मदद करी, इस बारे में मेरे को जागरूक किया। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं डॉक्टर परवीन सिंह जी का, जिन्होंने मुझे। ठीक है, आप सब बने रहिएगा मेरे साथ, आप सब बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आप लोगों के पास वापस लौटता हूं कोरोना से कैसे लड़ना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना की जो सेकंड फेज है, जो सेकंड लहर है, वो वापस आ रही है और केसेस अब लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जो यूरोपीय देश है वहां पर हमने देखा कि केसेस लगातार बढ़े हैं और तकरीबन 37% कोरोना के मामले यूरोपीय देशों में बढ़े हैं और ये वाकई में चौंकाने वाला है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भारत में क्या अब एक्स्ट्रा एहतियात बरते जाने की जरूरत है। इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना एक बार फिर से वापस लौट रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि दिल्ली में और जो खासतौर पर मेट्रो सिटीज हैं वहां पर मामलों में तेजी आई है। इसको देखते हुए ही एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो एहतियात बरतने की बात कही जा रही थी इस कोरोना काल में, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग था, जिसमें मास्क लगाना था, जिसमें और कई एहतियात बरतने की बात कही गई थी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, क्या ये सब हो रहा है? यही वजह है कि वापस जो कोरोना है वो लौट रहा है और कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये सेकंड फेज कितना खतरनाक है और कैसे इस सेकंड फेज से लड़ने के लिए हम खुद को तैयार करें, इस पर पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मैं इस वक्त चलता हूं पवन सिन्हा जी के पास, आध्यात्मिक गुरु हैं। पवन जी, ये कहा जा रहा है कि जो लंग्स है, हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि लंग्स पर सीधे तौर पर जो ये कोरोना का वायरस है ये अटैक करता है, लेकिन अब मजबूरी ये है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पहले तो बीच में हमने देखा था कि थोड़ा सा वॉक पर चले गए, थोड़ा सा जॉगिंग कर ली, जिससे लंग्स को मजबूती मिलती है, लेकिन अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी हवा की खराब होती जा रही है। तो ऐसे में अब एक चुनौती है कि घर पर भी रहना है और अपने जो लंग्स हैं उनको मजबूत करना है, अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत करना है। तो ये कैसे कर पाएंगे, इस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जैसे हमने ये मास्क लिया, इस मास्क में हम जो देसी कपूर होता है वो देसी कपूर इसमें रखा और इसको लगा लिया। कपूर हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से मैनेज करता है, सर्दी खांसी जुकाम में भी ये हमारी मदद करता है। एक बात, अगर हम बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो भी दिन में उसे 10-20 बार सूंघ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें थोड़ी देर बैठकर प्राणायाम अवश्य कर लेना चाहिए, तो जिसमें धीरे धीरे बहुत डीप ब्रीदिंग हमें करनी है जब तक एकदम टाइट ना हो जाए, और फिर बहुत धीरे धीरे उसको बाहर कर देना है, एक्सलेट कर देना है। तो इससे हमारे लंग्स बढ़ते चले जाएंगे, अच्छे होते चले जाएंगे, और जो हमारा जो लंग इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। गुनगुना पानी इसमें बहुत काम करता है जी। उसके साथ साथ एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे घरों में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बाहर टहल सकें या घर में टहल सकें, तो थोड़ी बहुत घर के अंदर एक्सरसाइज जरूर कर लें, जैसे पंजों के बल हल्का हल्का कूद लें, दीवार को पुश करते हुए थोड़ा सा दौड़ने की कोशिश कर ले। ये तो हर घर में हो सकता है, ये तो कमरे के अंदर भी हो सकता है, तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। दूसरी चीज, उत्तान पादासन करने से भी ऐसे में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, तो वह भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कोई योगाभ्यास कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भर करने से बहुत ज्यादा लाभ होगा। भोजन कम ले और दिन में 3-4 बार ले, और भोजन में ठंडी चीजें लेना या खट्टी चीजें लेना बिल्कुल बंद कर दें। तो ऐसे में आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बाहर भी जाना पड़ ही सकता है, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, कोई जरूरी काम आ सकता है, तो उसमें हम कपूर सूंघते हुए यदि जाते हैं, मुंह को अच्छे से मास्क कर लेते हैं और साथ ही साथ सैनिटाइज हम अपने आप को करके रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये जरूर कर लेनी चाहिए, और इसमें लंग्स के लिए खास तौर से है। और रात में जो लोग टहलते हैं वो थोड़ा सा बचे, क्योंकि ये बहुत सुहाना मौसम होता है, अच्छा लगता है कि रात में टहले, बालकनी में खड़े हो, छत पे खड़े हो। तो अगर खड़ा होना भी है तो अपना नाक बंद कर लें और कान बंद कर लें,
और पैरों में चप्पल अवश्य पहने, तो इससे ठंड नहीं चढ़ेगी। बस उसके बाद निश्चिंत रूप से रहे, कोई दिक्कत की बात। ठीक है। अच्छा पारस जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अब आप ठीक होकर वापस घर आ चुके हैं, तो क्या डॉक्टर्स ने आपको कुछ खास विशेष रूटीन फॉलो करने के लिए कहा है कि ठीक है आप पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, लेकिन इसके बाद कुछ निश्चित अवधि के लिए कुछ खास रूटीन फॉलो करने के लिए या कुछ खास डाइट, इस तरह की कोई सलाह डॉक्टर से अगर आपको मिली हो तो उसको शेयर कीजिए आप यहाँ पर। कोई बाहर का जंक फूड या कोई ज्यादा ऑयली फूड ना खाएं। पहली तो उनकी यही सलाह थी कि बाहर का कुछ नहीं, घर का सादा साफ सुथरा बना हुआ खाना ही खाना है। फिर उसके साथ अपने मील में आपको गर्म पानी, जैसे दिन में जितनी बार भी 4 या 5 बार आपको गुनगुना पानी अपने मील में इंक्लूड करना है, कि आपको पानी भी बार बार गुनगुना लेना है। और साथ में एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सुबह और शाम थोड़ी सी एक्सरसाइज, अगर 15 से 20 मिनट हम एक्सरसाइज कर लें सांस की, जहाँ से हम सांस लंग्स हमारे थोड़े उसको सांस को थोड़ा लंग्स पावरफुल हो जाए हमारे, कि सांस को अच्छे से हम इनहेल और एक्सहेल कर पाएं। तो उसमें डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हाँ आप कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम को आप एक्सरसाइज करिए, अपने मील में गर्म पानी इन्वॉल्व करिए, और साथ में बाहर का कुछ भी आपने कोई भी जंक फूड नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना, बस घर का सादा कुछ भी, घर का आप कुछ भी बना हुआ खा सकते हैं, बट बाहर का उन्होंने बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ कोविड की वजह से आप अवॉइड ना करें, इसको आपने वैसे डेली रूटीन में भी अगर लाएंगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत इजी रहेगा, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी, क्योंकि आजकल फूड क्वालिटी उतनी अच्छी रही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये कोविड को मद्देनजर रखते हुए मत लीजिए, आप अपने लॉन्ग रन की लाइफ में अगर आपको अच्छी सेहत बनानी है तो आपको लॉन्ग रन में ही ये चीजें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर रवि मलिक, चूंकि आप कोविड हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा इस चीज पर एक बार फिर से प्रकाश डालें, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ये मैंने अपना पर्सनली भी फील किया है, ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग ऑफिस आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब बाजारों में इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज लोगों को लगता है कि अब वो तो पुराना टाइम था, बस लॉकडाउन के टाइम था तभी था, अब कोई जरूरत नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो एक दूसरे से सटे सटे लोग चलते हैं, मास्क लोग भूल गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से लोगों को यह बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम में भी, कि आप ये सोच रहे हैं नहीं हमको मास्क की जरूरत नहीं है, नहीं हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लोगों को मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर फिर से जागरूक करने की जरूरत है कि ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उन 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान इंपॉर्टेंट था, जब सड़क पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। उस वक्त तो आपने मास्क लगा लिया घर के अंदर बैठकर, लेकिन अब सब घर से बाहर निकल रहे हैं तो बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। तो इस चीज को मुझे लगता है कि वापस लोगों को जहन में ये चीज जानी चाहिए, और आप चूंकि कोविड हॉस्पिटल चलाते हैं तो आप इसको बेहतर तरीके से अपील करेंगे लोगों से, तो मुझे लगता है इसका असर होगा। देखिए, मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बीमारी सरल है, लेकिन एक चीज और मैं साथ में बताना चाहूंगा कि इट इज ए पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। इसको बहुत ज्यादा लाइटली भी नहीं लें। जिसको भी कोरोना हो रहा है वो अपने डॉक्टर्स के साथ में रखें और SpO2 जरूर देखते रहें, ऑक्सीजन। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मास्क पहनना है। बिना मास्क पहने हम बाहर निकल ही नहीं सकते, बल्कि अगर आपके घर में भी किसी को कोरोना हो गया और वो क्वारंटीन में है तो आप घर में भी मास्क पहन के बैठें। मास्क तो आपकी केवल प्रोटेक्शन है जब तक कि आपकी वैक्सीन नहीं आ जाती। मास्क ही आपकी ट्रीटमेंट है, मास्क ही आपकी वैक्सीन है, मास्क ही आपका जीवन रक्षक कवच है। मास्क को तो वी कैनॉट अफोर्ड। दूसरी चीज एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, यूरोप से हमारे को सीख लेनी चाहिए। यूरोप के अंदर अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो अब दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल, जो कि हम भी उसी के नक्शे कदम पर चले हैं। हो सकता है हमारे को भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। तो इस वक्त ये बीमारी गई नहीं है और हेल्दी हैबिट्स रखनी बड़ी जरूरी है। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए हमारे को, अल्कोहल कम से कम कर देना चाहिए, वजन कम करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। जिसको जो बीमारी है उस बीमारी को कंट्रोल में रख के चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी बड़ी जरूरी है, इम्यूनिटी बूस्ट करके रखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि सूनर और लेटर अगर हमें कोरोना होता है तो ये हेल्दी हैबिट्स हमारे को जो है बहुत ज्यादा बचाएंगी। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे दिवाली है, ईद है, धनतेरस है, दुनिया भर के फंक्शंस आएंगे, तो इन फंक्शंस में हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। एक और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार हमारा देश जो है एक ऐसी सर्दी के अंदर घुस रहा है
जिसमें कोविड का प्रकोप भी है। ये एक साधारण सर्दी नहीं है। इवन साधारण सर्दियों के अंदर भी जब स्मॉग बनती है तो तमाम तरह की रेस्पिरेटरी एलर्जीज इन्फेक्शन आती हैं, लेकिन इस बार तो इस सर्दी के साथ में कोविड भी खड़ा हुआ है सामने। तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, ना केवल अपने आप को बचाने की, लेकिन अपने परिवारजनों को भी बचाने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिटी के जो गैदरिंग्स होती हैं दे शुड बी मिनिमाइज्ड। वो जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। बड़े बड़े फंक्शंस करना, बड़े बड़े वो करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, वी आर स्टिल अंडर द अटैक ऑफ कोविड। और ये जो है, ये अभी तक हम इसीलिए बच रहे हैं, केसेस कम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने प्रिकॉशंस ले रखी हैं। जैसे ही हम प्रिकॉशंस खत्म कर देंगे, घर से निकलने से पहले 2 बार सवाल पूछना चाहिए, क्या ये निकलना आवश्यक है मेरे लिए या नहीं। आपको 50% आंसर नो मिलेगा और आप घर से बाहर मत निकलिएगा। प्रिज्यूम एवरीबडी, जो भी आपको मिल रहा है प्रिज्यूम कीजिए इसको कोरोना है, और उसके हिसाब से आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके चलिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जो चल रहे हैं, और जब भी आपको लगे, अगर आपको डॉक्टर ने कोरोना डायग्नोज कर दिया और डॉक्टर कह रहे हैं एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो या एडमिट हो जाओ, बिल्कुल उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर समय रहते हम दवाइयां दे देते हैं तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर अप्रोप्रिएट दवाई देने में 24-36 घंटे की भी देरी कर देंगे तो वो कई बार पेशेंट डाउनहिल चला जाता है और फिर वेंटिलेटर्स वगैरह के ऊपर भी जाता है। तो ये हमारे को अपना विवेक लेके चलना चाहिए। 98% केसेस में कुछ भी नहीं होता, आप घर से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन 2-3% केसेस के अंदर बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेके चलें। और जिस तरह से हमारे मेडिकल डॉक्टर्स एडवाइस, एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे अमेरिका में ट्रंप है या किसी जिसने कह दिया मास्क नहीं पहनना, यू डोंट फॉलो योर लीडर्स, यू फॉलो योर प्रोफेशनल्स, यू फॉलो द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। WHO क्या कह रहा है, ICMR क्या कह रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्रीज क्या कह रही हैं। बनिस्बत के किसी भी लीडर के साथ में आप करके गलत काम करते हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आपकी जान है जो इसके ऊपर लगी हुई है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आपके और आपके परिवार वालों की जान है जो कि इस बीमारी के साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा डॉक्टर नवल, मुझे ये बताइए कि एक कंफ्यूजन है शुरुआत से ही कोरोना को लेकर कि एक बार जिसको हो जाएगा उसको दोबारा नहीं होता है कोरोना, उसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका सच क्या है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मेरे से। जैसे हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा भी हैं, डॉक्टर रवि भी हैं। मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुने जी। कोरोना का दोबारा अटैक भी पॉसिबल है, क्योंकि यह इस प्रकार का वायरस है, अभी इसकी पूरी जानकारी कि किस तरह से ये कितने समय के लिए इम्यूनिटी, अगर इन्फेक्शन हुआ तो इसकी इम्यूनिटी कितने समय के लिए रहेगी और आपका कितना बचाव हो सकता है। दोबारा भी अटैक, ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनको दोबारा कोरोना का अटैक हुआ है। तो ये बड़ा शोध का विषय है। इस पे हमारे मंत्रालय ने बहुत जगह शोध शुरू कर दिया है। होम्योपैथिक दवाइयों का मॉडर्न केयर के साथ एडजुवेंट होम्योपैथी, उसमें हमने बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट बनाई है जिस गाइडलाइन में आई हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30, यूपेटोरियम पर्फ, एंटिमटाट। ना मैं दवाइयों की डोज बताऊंगा, ना कब देनी है ये बताऊंगा, मैं जस्ट आपको नाम बता रहा हूं जो होम्योपैथिक दवाइयां जो कारगर सिद्ध हुई है इस पैंडेमिक में, उन पे शोध हो रहा है जी। जैसे ब्रायनिया, यूपेटोरियम, जलसीमियम, रस्टॉक्स, लाइकोपोडियम, कालीकाप, कालीबाई, सोराइनम, पायरोजेनम, ऐसे कुछ दवाइयों की लिस्ट है जो इन दिनों जब फिजिशियंस ने और क्लिनिकल डॉक्टर्स ने पाया बड़ी कारगर रही, तो उनको एज ए मॉडर्न केयर के साथ एडजुवेंट कई जगह बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में उनकी ट्रायल चल रहे हैं जी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले समय में आपको हम बताएंगे। डॉक्टर MC मिश्रा, एक सवाल और इम्पोर्टेंट है कि टेस्टिंग कब करवानी है? अब तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि नज़ला जुकाम बहुत ज्यादा होगा लोगों को इस बदलते मौसम में, तो ये फिर लोग एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि टेस्टिंग कब करवाएं, ये नॉर्मल फ्लू है या कोरोना वाला फ्लू है। तो ये कैसे जज करे एक आम आदमी जो जिसको फीवर भी है, जिसको नाक बह रही है, जिसको जुकाम है, कफ है, वो कब टेस्ट के लिए जाए? इसके बाद तीसरे चौथे दिन आप टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कराएंगे उसमें फॉल्स नेगेटिव होने की संभावना होती है, चाहे वो RT-PCR हो और चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो।
अब जिस तरह के एंटीजन टेस्ट आते हैं उनकी भी सेंसिटिविटी काफी मिल रही है कि 90% तक सेंसिटिविटी मिलती है यदि आप 3-4 दिन बाद करेंगे और उसमें ये मॉनिटर कर ले, बुखार बहुत ज्यादा नहीं है जी, तो उसको आप थोड़ा सा और कर सकते हैं। अपना ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो उसको और एक दिन डिले कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आरटीपीसीआर के 20% फॉल्स नेगेटिव है और एंटीजन का कुछ परसेंटेज होता है। इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी कहा जी, कोई भी बुखार खांसी जुकाम हो रहा है उसको पहले आप कोविड मानिए और उस प्रकार से उसका इतिहास शुरू कर दीजिए जो सबने बताए थे अभी जी। जहां तक हमारा इन्फेक्शन होने का सवाल है, बिल्कुल डॉक्टर नवल रिपोर्ट है। कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एक हांगकांग पे रिपोर्ट हुआ था, बहुत चर्चा में आया वो केस ठीक होके बाहर विदेश गया और विदेश से लौटा तो वो जब रूटीन टेस्टिंग रिपोर्ट पे हुई तो उसमें उसको एक और वायरस निकला, लेकिन उसका जो चरित्र था वो कोविड को 19 वायरस से थोड़ा भिन्न था जी। भारत में भी री इन्फेक्शन कुछ केसेस में देखने को मिला है, प्रिया में भी मिला है, तो लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये इन्फेक्शन जरूर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी लोगों में प्रदान कर रहा है। ये प्लाज्मा थेरेपी जब हम बात करते हैं तो इसलिए कारगर होती है कुछ लोगों में जिनमें एंटीबॉडीज अच्छे बन जाते हैं जी। तो ये समझना लोगों को जरूरी है कि ये इन्फेक्शन ज्यादातर लोग इससे ठीक हो जाएंगे। ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करें, बहुत बुखार है, सांस में तकलीफ है, तुरंत हॉस्पिटल जाए। ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे कम है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर की सलाह से रहें। और फिर से हम दोहराएंगे इस बात को कि मास्क बिल्कुल, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है और मार्केट में अगर जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जाएं। जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक ने भी कहा कि घर से बाहर जब कदम निकालते हैं तो उस कदम पर सोच लीजिए कि क्या जाना बहुत जरूरी है और अगर नहीं जाऊंगा तो क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये सोच लीजिए और बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकले। ये जरूर ध्यान में रखिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपर्ट टिप्स आपने हमारे साथ शेयर किए।